उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के प्रिय श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी सुनहरी यादें बांट रही हैं फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान। तो आइए सुनते हैं वहीदा रहमान जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी। वहीदा जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वहीदा जी, आपने देश के जाने माने फिल्मकार सत्यजीत रे साहब के साथ में काम किया। कौन सी फिल्म थी वो? अभिजान। बांग्ला आपको आती नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ। उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब हाँ, की? पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और 2-3 फिल्में देखी थी मैंने। आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है, 20-25 रीटेक हो रहे हैं या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी, इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने? सवाल ही नहीं पैदा हुआ था। वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, ये आफ्टर ऑल इज अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा, जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे। सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए, रेशमा शेरा में। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं, बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, नहीं तो नहीं। जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जेरोकम। हाँ, वो नहीं ठीक बनी। मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही, रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके। मनोज कुमार साहब का नाम आया था। मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल, बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से। जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। वो आई एग्री विथ हिम, द बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर। उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम। जी जी। तो उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो। तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो। तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां, अपने सीन सुनाया करते थे। तो उससे मुझे लगा लिखते बहुत अच्छा है।
तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाइए क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए। मेहता जी आज शायरी बाबू कहाँ से पकड़ लाए हो? ये हमारे ठाकुर साहब के नए मैनेजर मिस्टर राजेश, और आप लाला भगत राम जी, हमारे ठाकुर साहब के बाग का ठेका हर साल इन्हीं के पास जाता है। बड़े जीदार आदमी हैं, यारों के यार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये बहुत शरीफ आदमी है। हमारे लाला जी पंजा लड़ाने में बड़े मशहूर हैं, दूर दूर तक इनका जोड़ नहीं। ठीक है ना? ठीक है। आप तो बड़े गुणी आदमी लगते हैं। मेहता जी ने कहा ना कि हम यारों के यार हैं। हमसे मिलकर रहोगे तो तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाएंगे। देखा आपने राजेश बाबू, हर फन मौला है, चाकू चलाने में भी बड़े माहिर हैं। अगर आंख बंद करके निशाना मारे मजाल जो चूक जाए। मेहता जी हमारी तरफ से मेहमान बाबू को सेब खिला देना। बहुत अच्छा जी, लीजिए। हाँ, मेहता जी आपकी इनसे बड़ी दोस्ती मालूम होती है। क्या किया जाए, सबसे मिलजुल के रहना पड़ता है। हमारे ठाकुर साहब इनके सिवाय किसी को ठेका देते नहीं, और ये बेचारे खुद घाटा खाते हैं मगर साथ नहीं छोड़ते। अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं। रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को। लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है? लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊं तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं। फिर भी है मुझको कोई नहीं है, फिर भी है मुझको क्या जाने किसका इंतजार। कोई नहीं है, फिर भी है मुझको क्या जाने किसका इंतजार। ये भी ना जानूं लहरा के आंचल किसको बुलाए बार बार। सोचूं ये हैंडलियां किसके प्यार की, गालों को छुए जो डाली बहार की, छुए जो डाली बहार की। ओ सोचूं ये हैंडलियां किसके प्यार की, कौन है ऐ हवा ऐ बहार, कोई नहीं है, फिर भी है मुझको क्या जाने किसका इंतजार। ये भी ना जानूं लहरा के आंचल किसको बुलाए बार बार, क्या जाने किसका इंतजार, क्या जाने किसका इंतजार। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है। तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था, और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए, इस शो में बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। तो
कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंके कि ये फिर आ गए। ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा। ये क्या बात है ये? नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जुबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा, लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले 2 कौन? मैंने कहा, एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगी, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के 1 सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ। मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले, अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? ना उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना। उनका हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान।
वैद्य जी, अब मैं आपकी उस फिल्म की चर्चा करना चाहता हूँ जिसका नाम है खामोशी। वो फिल्म पहले बनी थी बंगाली में। जी। वो जब मैंने देखी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसको हिंदी में क्यों नहीं बनाते। बहुत लोगों से कहा तो उन्होंने कहा जी बहुत हैवी सब्जेक्ट है, बंगाली ऑडियंस अलग है, उनको अच्छी लगती है ऐसे फिल्में, चलेगी नहीं। मैंने कहा हर बार ये फिल्म क्यों ये सोच के बनाते हैं, चलनी चाहिए साहब, ये बिजनेस है हमारा, हम तो चाहते हैं पैसे बने। मैंने कहा ये भी सही है। तो मगर मेरे दिमाग में वो फिल्म बसी हुई थी। तो फिर एक बार हेमंत कुमार ने कहा कि वहीदा जी वो एक दीप जले जाए बंगाली में थी, आप देखिए उसको, मैं हिंदी में बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मुझे देखने की जरूरत है, मैं तो देख चुकी हूँ, इतने बरसों से मैं चाह रही हूँ कि वो बने। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो मैं तो बेहद खुश हूँ कि आप पहले मेरे ही पास आए। देव बाद चला गया, जाते जाते कह रहा था मुझसे अपना तो शायद उसे अपनों में भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने उसे किस तरह अपना लिया था, क्या उसे याद रहेगा। ठीक होते होते तो वो सब कुछ भूल गया, और मैंने आज कैसे अपना आप छुपा लिया, कोई ना जान सका। आज पहली बार, हाँ पहली बार ही तो मैंने सचमुच एक्टिंग की थी। हंसते हंसते उसे विदा किया, हंसते होंठों से उसे कहा था मैं नर्स हूं ना, बुझती सांसों की दीप जलाए जाना ही मेरा फर्ज है। वैद्य जी, खामोशी में आपने एक नर्स का किरदार निभाया और क्या एक्टिंग की है, कमाल कर दिया है। सर इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं केस नहीं ले सकूंगी। नहीं ले सकूंगी? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मुझे बड़ी तकलीफ होती है सर। तकलीफ? क्या तकलीफ होती है? तुम और काम करना नहीं चाहती? नहीं, मैं और एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। नो नो, दिस इज नॉट एक्टिंग। ये एक्टिंग नहीं है, इस मर्ज का इलाज है, ये सिर्फ तुम कर सकती हो, सब नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकती, बहुत थक गई। देव का इलाज जिस सब्र बर्दाश्त से तुमने किया, वही देखकर मैंने दूसरा केस लिया था। मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन आज तुम ही कहती हो मैं कर नहीं सकती। अच्छा, तुम सचमुच थक गई हो या तुम्हारा मन नहीं करता? तुम जा सकती हो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है, जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। एक तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके, जब ठीक हो जाते हैं तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था, क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पे इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। मैं सच कहती हूँ, मैं एक्टिंग नहीं की, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। राधा, राधा, प्लीज राधा, 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 मैं कसम खाता हूँ, जब तक दम है, जब तक सांस चलती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा राधा, जिंदगी भर इंतजार करूंगा राधा। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पे ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोचा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे क्योंकि वो महसूस करिए ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। तो वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूं और कैसे समझाऊं। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वेदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके बड़ी मुश्किल हुई और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट्रेट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। और कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। वही गाना सुनते हैं। हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है। कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है
रही है वो शाम, कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। वैद्य जी, हमने चर्चा की थी आपकी फिल्म खामोशी की। एक बड़ी ही अलग तरह की फिल्म थी और उसमें ग्रे शेड बहुत ज्यादा था, और खास तौर से जब उस फिल्म को देखते हुए एक दर्शक की आंखें भीग जाती हैं, वो डिप्रेशन में आ जाता है, तो ऐसे कैरेक्टर को निभाते हुए जाहिर है कि जो कलाकार है उस पर भी असर पड़ता होगा। वही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह के चरित्र जब आप निभाते हैं या कोई कलाकार निभाता है, तो क्या वो भी डिस्टर्ब होता है इमोशनली, उस पर कुछ असर होता है इसका? होता है, क्योंकि ये जब खामोशी वगैरह चल रही थी, और क्या है हिंदुस्तान में तो हम एक साथ 2-3 पिक्चरें एक साथ करते हैं, 10 दिन यहाँ शूटिंग की तो 10 दिन कहीं और की, 5 दिन कहीं और की। तो एक फिल्म बन रही थी कौन अपना कौन पराया जी, तो उसमें मैं और निरूपा रॉय थे, और कोई इमोशनल सीन था, और हम उस वक्त माने गए थे काफी अच्छे रीजनेबली इमोशनल आर्टिस्ट हैं, और हमसे हो ही नहीं। तो ग्लिसरीन लगाने से कुछ इमोशन आवाज में, एक्टिंग में तो नहीं आ सकती ना, खाली आंसू बह रहे हैं। अब बोतल खत्म हो गई साहब दोनों की, नहीं अच्छा हो रहा था शॉट। तो डायरेक्टर ने कहा आप दोनों को क्या हुआ है भाई, आप दोनों इतनी इजीली घुस जाते हैं सीन में। हमने कहा पता नहीं क्या, हमें खुद ताज्जुब हो रहा है। हमने कहा थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए, कंटिन्यूसली कभी कोई चलो स्टेल हो जाती है चीज। तो हमने ब्रेक किया, हमने कहा कुछ खाने के लिए मंगाइए, तो खाना खा रहे, मतलब सम स्नैक्स ऐसे खा रहे थे, फिर चाय पी। फिर मैं और निरूपा ने एक दूसरे से बात की कि भाई हमें हो क्या रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। डायलॉग भी याद हैं, ये नहीं कि हम डायलॉग भूल गए, मगर वो इमोशंस नहीं आ रहे थे, बड़े फेक लग रहे थे। तो फिर निरूपा ने कहा पता है 20 दिन से रो रो के बुरा हाल हो गया। मैंने कहा 20 दिन से? तो बोले हाँ फलानी पिक्चर में ऐसा सीन था फलान। मैंने कहा हाँ मेरा भी, मैंने खामोशी की शूटिंग की, उसकी शूटिंग की, इसकी शूटिंग की, सब में बड़े इमोशनल, सब सीरियस सीन्स थे। तो उन्होंने ये तय किया हम मतलब जैसे खाली हो जाते हैं, वो हो गए हैं, एम्प्टी हो गए हैं इमोशंस। तो बोले अब तो होने वाला नहीं। जब ये हमको रियलाइज हो गया है कि हमारे इमोशंस खत्म हो गए, नर्व्स शैटर हो गए हैं, फायदा क्या। कुछ 3-4 बजे होंगे, हमने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बुलाया, देखो साहब अब हम नहीं कर पा रहे, इसलिए समथिंग इज गॉन रॉन्ग विथ अस, और अब हम वापस जाके शुरू करेंगे फिर रीटेक ही होते रहेंगे, होगा तो नहीं। तो हम चाहते हैं आज आप पैकअप कर दें, कल हम फ्रेशली आके फिर से कोशिश करेंगे और जरूर अच्छी तरह से करेंगे। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, इनके साथ 20 दिन से कंटिन्यूसली कोई इमोशनल सीन ही करते रहे तो हेवीनेस हो जाती है। वैद्य जी, आपने ज्यादातर तो सीरियस किस्म के ही रोल किए हैं, कभी ये जो ट्रैक है कॉमेडी वाला, इसके बारे में नहीं सोचा आपने कि और ज्यादा फिल्में आपको मिलें और ज्यादा रोल कर सकें इस तरह के आप? वैसे मेरे चंद लाइट सीन्स जो थे राम और श्याम के या आदमी के या पत्थर के सनम के, कई लोगों ने बहुत पसंद किया कि आपकी टाइमिंग वगैरह बड़ी अच्छी थी। शुरू में जैसे कि खासकर प्यासा की वजह से बहुत लोगों को असर पड़ा था, तो उससे लगा तो ये सीरियस में ही ज्यादा सूटेबल है। इसीलिए जब गाइड मिली, सबको था जो आप डांस करती हैं, आपको डांस आता है, तो उस वक्त तक कोई फिल्मों में मेरा डांस ही नहीं हुआ, तो देर लगती है, लोगों को मुश्किल होती है जब तक चांस नहीं मिले। वैसे फुल कॉमेडी रोल मुझे मिला नहीं, थोड़े थोड़े सीन्स थे इन 3 फिल्मों में जो फेयरली अच्छे हुए थे। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है।
कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। डांस आपने किनसे सीखा था? जब हम साउथ में थे तो वहाँ भारतनाट्यम सीखा मैंने। अच्छा, कितने बरस सीखा होगा? काफी वर्षों तक, मतलब 9-10 साल की उम्र में शुरू किया था। हाँ। और एक 20-22 साल तक करती रही, उसके बाद छोड़ दिया मैंने। वैदा जी, आपकी फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन साहब, और इस फिल्म का संगीत दिया था हेमंत दा ने, यानी कि हेमंत कुमार साहब ने। और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण भी किया, बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई। कुछ तो रहस्य रोमांच वाली फिल्में थीं, और उनकी एक फिल्म मुझे याद आती है कोहरा, जो शायद अल्फ्रेड हिचकॉक साहब की एक फिल्म रेबेका से इंस्पायर थी। और ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। इसके पहले आपकी एक फिल्म आई थी बात एक रात की, वो भी सस्पेंस वाली फिल्म थी जिसमें आपके नायक थे देवानंद साहब। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। सस्पेंस थ्रिलर पहले बनी थी और जो बहुत कामयाब हुई थी वो थी 20 साल बाद। वो भी कोई इंग्लिश नॉवेल से ली थी, उसकी फिल्म भी बनी थी इंग्लिश में। देख ले आकर परवाने,
देर न कर कामिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप चले कहीं दिल। फिर रेबेका ये कोहरा बनी थी, अच्छा एक्सपीरियंस था। बट वैसे थोड़े लाइट सीन्स 20 साल बाद में भी थे। हाँ, एक आध हाँ जी, था हाँ जी। उसमें बहुत। चुगलबाजी होती थोड़ी सी, और वो विश्वजीत थे उसमें। या विश्वजीत थे। राधा जी चाहते हैं भगवान मुझे बहुत लंबी उम्र दे और मैं इसी तरह तुम्हें देखता रहूं, लेकिन शैतान से डरता हूँ। डरपोक आदमी का जीना न जीना एक बराबर है। आदमी हिम्मत से काम ले तो उसे जिंदा रहने का रास्ता भी मिल जाता है और सहारा भी। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई? पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ। शुरू से हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं मेरी बहनें थी। उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी। तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना, उन्होंने मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई।
इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंत दा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहाँ थी ही नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहाँ नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए? तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई, तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में? हाँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी? तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओह रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको। आपने नहीं देखा ना? मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप वहाँ मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का। तो बड़ी नाइस ऑफ हिम कि वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने। वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा। इतना पॉपुलर नहीं हुआ मगर मुझे बहुत पसंद है कोहरा का गाना, झूम झूम ढलती रात। झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, लेके चले मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात। जाने कहाँ ले जाए, दर्द भरा ये दिल, जैसे सदा देती है खोई हुई मंजिल। जाने कहाँ ले जाए, छोड़ो पिया मेरा, छोड़ो हाथ, झूम झूम ढलती हाल ये है मस्ती का, सांस लगी हमने, उतने रहे प्यासे हम, जितनी भी पी हमने, उतने रहे प्यासे हम। हमको बढ़ा गई गम की मात, झूम झूम ढलती रात, लेके चले मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात। वैसे जी, आपने अपने जमाने के बहुत सारे हीरोज के साथ में काम किया। ये बताइए कि टाइम पे कितने लोग आते थे? देव साहब 9 की शिफ्ट है तो वो कह देते थे डायरेक्टर को मैं 11 बजे से पहले नहीं आऊंगा, मगर अगर एक्सटेंशन करनी है 6 के बाद मैं करने के लिए तैयार, 11 बजे से पहले। अब दिलीप साहब लेट आते थे
वो भी उनका भी पूरा भरोसा नहीं होता था। बाकी के सब ठीक थे, सुनील ठीक थे, मनोज ओके ओके, मगर एक ही मैंने पंक्चुअल एक्टर देखा जिसको मुझे कहना पड़ा कि भाई जरा लेट आना, वो भी मेरी शादी के बाद। वो थे मिस्टर अमिताभ बच्चन। वो क्या करते हैं, हाँ मुझे सूट करता है क्योंकि वो डबिंग अपनी सुबह सुबह करते हैं, सुबह उठ के वो आवाज और भी भारी होती है, तो ही प्रेफर्स टू डू हिज डबिंग अर्ली मॉर्निंग। तो बोले ठीक है, अच्छा वो आपने बता दी, मैं डबिंग कर लूंगा। कई दफा ये कहा गया कि स्टूडियो का गेट खुला नहीं तो अमिताभ की गाड़ी खड़ी रहती थी वहां। अरे अरे ये क्या करत हो? अरे करत का है, बाहर ताऊ बोले हैं कि बरसों बाद ही खानदान में एक ठाकुर पैदा भवा है और वो कहते रहे कि हम तुहारो आभार मानी तो मानत है। का हो दाइमा को कुछ दो नहीं? नहीं, एक ठोठन्नी रही तो लक्ष्मी ले ली, लेकिन तुम फिकर ना करा, हम सब का इंतजाम करके अब नहीं थे। फिक्र कैसे नहीं करा, हम और तुम कोई दो थोड़ी है। ए राधा, हड़बड़ात काहे हो? अरे हड़बड़ाए का नहीं है, देखा करे जवा साफ चाहिए, हाथन में जोर चाहिए, बस सब ठीक हो जाए। ये जो छोटे ठाकुर है ना, इनका सगन से लेकर लगन तक हम सारी जिम्मेदारी पूरी कर दे, जाने हो? वैद्य जी, फिल्मों में तो आपने अभिनय की एक बहुत लंबी पारी खेली, लेकिन इसके अलावा एक दूसरी जो जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, आप उसका भी निर्वाह कर रही हैं। खास तौर से जो बेसहारा बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आप सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं, एक संस्था से जुड़ी हैं, तो अपनी इन रचनात्मक गतिविधियों के बारे में हमें बताइए, क्या है ये काम? ये एक एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ और काफी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्युनिसिपल स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं, माएँ भी काम करती हैं घरों का, ये वो जो भी, तो उनको वो बेकार भटके घूमते रहते हैं। उनकी छोटी कोई बड़ा भाई या बहन जो 8-10 साल का है वो उनकी देखभाल करता है, तो माँ बाप काम करके आते, तो वो उनकी जिंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूंकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते, कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं, उनका नाम है माधव चौहान और फरीदा लांबे जो है निर्मला निकेतन की और सोशल साइंस की, तो इन दोनों ने शुरू किया। फिर हमारे कॉमन फ्रेंड ने मुझे कहा इनसे मिलिए, ये बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि आपको काफी एजुकेशन में शौक है। तो मैंने कहा हाँ, तो मगर मैं क्या कर सकती हूँ, ये थोड़ी कि मैं जाके उनको पढ़ाऊँ, नहीं क्या कर सकती हूँ या समझाऊँ। तो बोले नहीं मिलिए तो सही। तो जब ये दोनों मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा आप हमारे गुडविल एम्बेसडर बन जाइए। वैसे हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं था गुडविल एम्बेसडर का। मैंने कहा गुडविल एम्बेसडर इंडिया में क्या करेंगे, क्या डोनेशन कलेक्ट करने हैं, लोग क्या करने? तो बोले नहीं आप बनिए तो सही, क्योंकि इसका हेड ऑफिस है यूएस में, ह्यूस्टन में, और इस मेन हेड ऑफिस है बॉम्बे में। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ है। इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, आई फील। मुझे लगता है कि तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्युनिसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे कहाँ जाएं, कोसी बस पकड़ें, कहते नहीं, हमारी टीचर आपके घर आएगी। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, कोई हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, 8वीं 10वीं पढ़ी हो वही काफ़ी होते हैं, क्योंकि उनको शुरू शुरू में छोटे छोटे बच्चे, मतलब 3 से 5, 5 से 6 साल के बच्चे, उनको कहानियों से, गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं, इंटरेस्ट शुरू होता है उनका। फिर वो माँ बाप को कहते हैं कि आपकी एक छोटा कमरा दे दो जिसको हम रेंट नहीं देंगे। इसलिए इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, बहुत खर्चा नहीं होता है, टीचरों को भी बहुत रीजनेबल सैलरी मिलती है लड़कियों को। मगर ये मैंने देखा है, पिछले 3 साल से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं और 60% म्युनिसिपल स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता और टीचर्स अच्छी तरह से दिलचस्पी नहीं लेते। तो फिर प्रथम क्या करता है, उनको उसको कहते हैं ब्रिज कोर्स। अगर 3 या 4थी क्लास में छूट गए, उन 2 साल नहीं पढ़े, उनको वो प्रिपेयर करते हैं ताकि वो 5वीं क्लास में जाएं। फिर
कई मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में भी घूमती हूँ, बाहर अब्रॉड जाती हूँ फंड रेजिंग के लिए, यहाँ मैं जाती हूँ टीचरों से मिलने, माँ बाप से बात करने, तो ये लड़कियों की जिंदगी बड़ी इंप्रूव हुई है। कंट्री है वो एजुकेटेड होगी तो वो बेटर अपने लीडर्स को चूज करेगी, अपने फैमिली प्लानिंग को समझेगी। यहाँ तक उनको अपने जो पर्सनल राइट्स हैं उसका भी उनको इल्म नहीं है। आगे का जनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी जरूर पढ़ें कि इसका फायदा क्या है। तो विद्या जी, जैसी संतुष्टि आपको अपने फिल्मों में अलग अलग निभाई गई भूमिकाओं में मिली, कुछ वैसी ही संतुष्टि, वैसे ही संतोष आपको मिला इस सामाजिक कार्य में? हाँ जी। और इस समय मुझे याद आ रही है आपकी वो फिल्म कागज के फूल, जिसमें आपको समय के लिए फिल्मों की दुनिया छोड़ देती हैं और एक गांव में चली जाती हैं जहां आप बच्चों को खेल खेल में गिनती सिखाती हैं। एक गाना आप पर फिल्माया गया है, आइए सुनते हैं। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। 9 ने कहा 8 क्या, छोटे का ठाठ क्या, 8 हंसा 7 पे, दुख तेरी दात पे, 7 ये बोला 6 से, तू हंसा कैसे। अकड़ अकड़ के बिगड़ के झगड़ा झंझट खिट खिट करके सबने सबको फटकारा, रह गया सबका मुंह तकता, सबसे छोटा एक बेचारा। रह गया सबका मुंह तकता, सबसे छोटा एक बेचारा। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। एक बेचारा तन्हा तन्हा फिरता था, आवारा था, सिफर मिला उस रास्ते में, बेकीमत नाकारा था। एक ने पूछा तुम हो कौन, एक ने पूछा तुम हो कौन, उसने कहा मैं सिर्फ सिफर। एक ने सोचा मैं भी क्या, सबसे छोटा और कमतर, मिल गए दोनों हो गए, चमका किस्मत का तारा। मिल गए दोनों हो गए, चमका किस्मत का तारा। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। एक को जब 10 बनते देखा, सबने सिफर को रोका टोका, 9 ने प्यास से आंख मिलाई, 8 ने 100 बात बनाई। 9 ने प्यास से आंख मिलाई, 8 ने 100 बात बनाई। 7 ने रंगी जाल बिछाए, 6 ने 100 तूफान उठाए, खटा खटा के मिटा मिटा के सिफर को एक से दूर हटा के छीना, एक दूजे का सहारा छीना, एक दूजे का सहारा। एक बेचारा तन्हा तन्हा फिरने लगा, फिर से आवारा। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। वेदा जी, आपसे बात करके सचमुच बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी सुनहरी यादें आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटी। मैं अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं हमारी कि आपको बहुत लंबी उम्र मिले और आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए,
आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। उजाले उनकी यादों के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की लंबी बातचीत करी। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, संयोजन कल्पना शेट्टी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।